डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा को सीएम योगी का तोहफा। नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने नए नोएडा बस डिपो का भी उद्घाटन किया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण। प्रशासन ने ककरही बाजार क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई को दिया अंजाम। परिक्रमा मार्ग की जद में आने वाले कई मकान ध्वस्त। प्राचीन भगवान शिव मंदिर को भी हटाया गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा। चल रही ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में ट्रेन के नीचे गिरा दंपति। पति की मौत, पत्नी की हालत नाजुक। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने नए नोएडा बस डिपो का भी उद्घाटन किया, जिससे इलाके के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की क्षमता बढ़ गई है। नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 100 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गई हैं और सेक्टर 90 बस डिपो से चलने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ एवं नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के शुभारंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो आने जाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया से स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले प्रदेश में टूटी सड़कें, अराजकतापूर्ण माहौल, सुरक्षा का कोई पुरसहाल नहीं था। प्रदेश में चारों ओर अराजकता के वातावरण में नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आप सोचो, कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का ये विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर यूपी के फतेहपुर दौरे पर पहुंची सिराथू विधायक और अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नारी सम्मान सर्वोपरि है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। फतेहपुर जिले की खागा तहसील के मोहम्मदपुर गौरी गांव पहुंची सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी महिला के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता,
चाहे वो किसान की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो या किसी बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी हो, सभी का सम्मान समान रूप से होना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ये कहा कि इस मामले में केवल हमीरपुर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए और दोषियों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। पल्लवी पटेल ने एसआईआर प्रक्रिया पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि इसे भाजपा ने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद भाजपा को ही उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अपना दल कमेरावादी भी कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी की तरह एक राजनीतिक संगठन है। पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले मैदान में उतरेगी, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तुलना पर उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ की राजनीति की दिशा भी अलग है। भाजपा चाहे जितना झूठ का ढोल पीट ले, लेकिन दूसरे राज्यों के चुनावी नतीजों को उत्तर प्रदेश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 के चुनाव परिणाम ये साबित कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की पुरानी रणनीति अब प्रभावी नहीं रही है। अगली खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ा वॉर चल रहा है। हालांकि इसे हर कोई बेहद शर्मनाक और गलत बता रहा है। जनपद बहराइच की मटेरा विधानसभा की सपा विधायक मारिया शाह ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की बेटी की अपनी इज्जत है। वहीं ओम प्रकाश राजभर द्वारा कुछ दिन पूर्व आजमगढ़ में आतंकी पलते हैं और सपा आतंकियों को शय देती है, एक वक्तव्य पर सपा विधायक आनंद यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं, हम उनके विषय में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आगामी भविष्य में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सपा विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय ये बात बन गई है। 14 जून को जनपद बहराइच के मटेरा में होने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी की जनसभा को लेकर बोलते हुए सपा विधायक आनंद यादव ने कहा कि ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, वो जहां से चाहे वहां जनसभा कर सकते हैं। देखिए, ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। वो जैसे मान लीजिए मटेरा आ रहे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और वो पार्लियामेंट मेंबर भी है, उनकी एक पार्टी है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करते। लेकिन वो आप ही की सीट पे क्यों आ रहे हैं? और भी 5 विधानसभा किसी में भी आ सकते थे। देखिए, वो भाई कह तो दिया, वो बड़े नेता हैं, वो किसी भी सीट पे आ सकते हैं, वो हमसे राय लेके थोड़ा आ रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बताई है। क्या आप भी मानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? देखिए, ये टीम बी टीम, ये हमने कहा ना कि हम इतने बड़े नेता के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कहने को नहीं रखते हैं। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर हो रही अभद्र टिप्पणियों के विरोध में कोतवाली सदर में प्रार्थना पत्र सौंपा। नगर अध्यक्ष राघवेंद्र यादव उर्फ लकी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सपा नगर अध्यक्ष राघवेंद्र यादव और जिला मीडिया प्रभारी और सपा पदाधिकारी कोतवाली सदर पहुंचे। सपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पुत्री अदिति यादव और मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव पर सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों का विरोध किया। राघवेंद्र यादव ने कहा कि राजनीतिक विरोध की आड़ में महिलाओं, बेटियों पर अभद्र भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। कृत्य में जितने भी लोग शामिल हैं, अभी कल की पोस्ट है, यहीं हमीरपुर के एक सज्जन हैं, उन्होंने मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव जी के लिए, उनकी बेटी अदिति के लिए एवं अखिलेश जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है। और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में वैचारिक राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति के परिवार को शामिल करना बेहद निंदनीय कृत्य है। और हम ये मांग करते हैं कोतवाली प्रभारी महोदय से कि इस कृत्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो एवं मुकदमा पंजीकृत हो।
संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश सरकार की 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए घोषित योजनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इन घोषणाओं को हवाई बयान बताते हुए इनके धरातल पर लागू होने की संभावना पर संदेह जताया। संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय स्थित आवास पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जो सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है, उससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार दिलाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय प्रभावित हो रहा है। बर्क ने यह भी दावा किया कि मुस्लिम समाज झूठे मुकदमों और फर्जी एनकाउंटर जैसे मामलों से भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार की इस घोषणा को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित बताया और इसके वास्तविक क्रियान्वयन को मुश्किल करार दिया। जो सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट कर करके नुकसान पहुंचा रही है, वो चाहे धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदारिस, कब्रिस्तान को लेकर कर हो या उनके ऊपर झूठे मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर हो, तो ऐसे उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी महिलाओं के लिए कोई हक और इंसाफ को भी कोई दे सकते हैं। ये सिर्फ पीडीए के साथ जो ज़्यादती हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से कहा है पूरे पीडीए समाज को एक साथ जोड़ने के लिए, तो इनको ये डर है कि कहीं पीडीए समाज अगर एक प्लेटफॉर्म पर जिस स्पीड के साथ में आ रहा है, तो आने वाले समय के अंदर बीजेपी को अपनी साख बचा पाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए लोगों को के लिए इस प्रकार की योजना सिर्फ कागजों के अंदर दिखाई जा रही है और मुझे नहीं लगता इस प्रकार की योजना कभी अमली जामा भी पहन पाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है। अगली खबर, धार्मिक नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने ककरई बाजार क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान परिक्रमा मार्ग की जद में आने वाले कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी शामिल था। इस दौरान प्रशासन का कहना है कि प्रभावित मकान मालिकों को पहले ही मुआवजा दे दिया गया था और कई बार नोटिस जारी भी किया गया था। निर्माण खाली कराने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस के बावजूद कब्जा न हटाने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई के समय मौके पर एडीएम राजस्व अमित भट्ट, एसडीएम सदर अरविंद कुमार और सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं एक मकान मालिक ने आरोप लगाया कि पहले परिक्रमा मार्ग का रूट दूसरी दिशा से प्रस्तावित था। इस पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों की मांग पर ही मूल 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। हम एकदम संतुष्ट नहीं है और आज हमारे जबरदस्ती करके गिराया गया। 41 की मंदिर थी, उसको भी गिरा दिया गया, जबकि हमने कहा कि अंदर भगवान विद्यमान है। 41 की मंदिर थी वो, और मूर्ति सब दीवालों में जुड़े थे, उसको निकाला नहीं जा सकता, कर निकालने पर वो खंडित हो जाता। इस कारण से जो है हमने कहा 2-4 दिन का टाइम दीजिए, बल्कि पीछे मजदूर लोग लगे थे, काम का हो रहा था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, कि टूट नहीं रहा था, सब कुछ हो रहा था। अधिकारी लोग देखे भी थे, लेकिन अब उनकी जो मर्जी है वो अपने जो भी उनकी मर्जी अपने मर्जी की। होमगार्ड विभाग की कार्यप्रणाली और प्रभावी बनाने तथा जवानों की समस्याओं के समाधान को लेकर अयोध्या में मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न जनपदों से आए होमगार्ड जवानों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभागीय चुनौतियों, संसाधनों की जरूरतों और जवानों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना रहा। सर्किट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में अयोध्या मंडल के अलावा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर से आए अधिकारियों एवं जवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में होमगार्ड जवानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। जवानों ने सेवा अवधि पूरी होने के बाद आर्थिक संबल के लिए ईपीएफ जैसी सुविधा लागू किए जाने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ होमगार्ड कर्मियों तक पहुंचाने की मांग भी रखी गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने कहा कि जवानों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मामले शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये अयोध्या मंडल के जो 5 जनपद हैं, उनके अधिकारी और जो हमारे यहाँ मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र है, उनके अधिकारी आज हमारे साथ मीटिंग शामिल थे। उसमें होमगार्ड विभाग की सारी समस्याओं, विभागीय आवश्यकताओं, विभागीय परफॉर्मेंस आदि बारे में विचार विमर्श किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे होमगार्ड विभाग के जो कर्मचारी, वैतनिक कर्मचारी, अवैतनिक कर्मचारी जो अधिकारी स्तर पर हैं,
जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, पीसीपी में इंस्पेक्टर्स हैं, उनका अलग से संमेलन किया, उनकी बातें सुनी, सारी समस्याओं को देखते हुए, सारी समस्याओं को ध्यान रखते हुए मुख्यालय स्तर से शासन स्तर में। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देशन में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र की अगवानपुर चौकी अंतर्गत धर्मपुर शेरवा स्थित कोकरपुर में लगभग 7000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण का निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर भवन को सील कर दिया। इसी क्रम में थाना मझौला क्षेत्र के डिडोरा में लगभग 70 वर्ग मीटर क्षेत्र में कराए जा रहे निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान निर्माण कार्य प्राधिकरण की अनुमति के बिना संचालित पाया गया, जिसके बाद संबंधित भवन को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण सचिव पंकज वर्मा ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य कराना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित विकास और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन दल लगातार निगरानी कर रहा है। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद को सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत जहां पर भी अवैध रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए सूचना प्राप्त होती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। आज भी 2 जगहों पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसको कि आज सील किया गया है। आम जनमानस से मेरी ये अपील होगी कि अपने निर्माण कार्य को विधिक रूप देने के लिए अपने मानचित्र को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से अवश्य स्वीकृत करा लें। साथ ही यदि किसी प्राइवेट लेआउट करता कि हाँ आप निवेश करते हैं, तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि उनका लेआउट एमडीए से अप्रूव्ड है। अगली खबर का रुख करेंगे। बदायूं के थाना मूसाजाग क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे पर मजरमेरी गांव के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप गाड़ी से टक्कर मार दी। मलियाबाद लखनऊ से पिकअप वाहन में आम लाद कर संभल जा रहे थे कि थाना मूसाजाग क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर मजरमेरी गांव के निकट अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार 25 वर्षीय बंटी और 23 वर्षीय राहुल की मौत हो गई। हादसे में अजय निवासी भटिंडा पंजाब व चालक अमर सिंह निवासी संभल 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस गंगा एक्सप्रेसवे पर जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। इस संबंध में मौके पर पहुंचे थाना क्षेत्र के हल्का इंचार्ज संजीव कुमार ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आमलाद के लेकर आ रहे थे लखनऊ से और एक वाहन चल रहा था आगे उस आगे वाले वाहन ने एकदम ब्रेक मार के ना सर पीछे से टक्कर लग गई। अच्छा। हाँ, उसमें 2 जनों की मौत हो गई। अच्छा। एक का नाम सर बंटी है, मेरा भाई है वो। हाँ। और एक का नाम राहुल है, वो मासी का लड़का है। अच्छा। अच्छा, ये घायल कौन कै लोग हुए? घायल एक मामा का लड़का हुआ चंदेरा। अच्छा, और एक और है, 2 लोग हैं? हाँ, एक भैया था, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अस्पताल में। भीषण गर्मी और जनरल बोगियों में पैर रखने तक की जगह न होने की मजबूरी ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। आजमगढ़ जाने के लिए उत्सर्ग एक्सप्रेसवे के स्लीपर कोच में चढ़ने के प्रयास में एक दंपति अचानक असंतुलित होकर चलती ट्रेन के नीचे आ गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में समाता देख बचाने दौड़ी पत्नी का पैर कट गया। अत्यधिक खून बहने के कारण पत्नी की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है और वो लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस खौफनाक मंजर के बीच प्लेटफॉर्म पर खड़े 3 मासूम बच्चे पूरी तरह अनाथ और बदहवास होकर चीखते चिल्लाते रहे। हादसे के बाद यात्रियों के चीखने पर आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। इस खौफनाक मंजर के बाद मासूम बच्चों को ट्रेन से उतारा गया। माता पिता के साथ यह हादसा देखकर मासूम बच्चे बुरी तरह सहम गए। बच्चे रोते हुए अपनी मां को पुकार रहे थे, जिन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और मां की भी जिंदगी मौत से जूझ रही है। जीआरपी ने रोते बिलखते बच्चों को संभालकर परिजनों को सूचित किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। तो
बाराबंकी रेलवे स्टेशन है, यहाँ प्लेटफार्म 2 पे सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन आई। उसके बाद एक हस्बैंड थे, वाइफ थे, उसके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। उसके बाद वो जल्दी में चढ़े वहाँ पर ट्रेन पे, तो जो हस्बैंड थे वो तीनों बच्चों को अपने मतलब पहले चढ़ा दिया था, उसके बाद अपने वाइफ को चढ़ा दिया और उसके बाद अपने चढ़ने लगे। नहीं, ये सही बात है, अपने चढ़ने लगे। जो चढ़ने लगे तो उनका हस्बैंड का पैर फिसल गया नीचे से, तो वो जो हस्बैंड वो जो वाइफ थी ना, तो वो खींचने लगी अपने तरफ खींचने लगी, तो हस्बैंड सहित अपने वाइफ सहित हस्बैंड नीचे आ गए दोनों लोग। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खुर्जा की नवीन मंडी परिसर में भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों और प्लास्टिक के हजारों क्रेटों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और गनीमत रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई, लेकिन दुकानदारों की वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में राख में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये 4 दुकानों में आग लगी है सर, करहंदे, और इसमें मलबे के सारी दुकानें खत्म ही है बिल्कुल इस तरीके से। आप भी देख रहे हो उस चीज को, करहंदे यहाँ पर, और अब से पहले भी आग लग चुकी है यहाँ पर करहंदे। 7 तारीख में भी लगी थी एक आग करनेपल्ली तरफ को करहंदे। आग का कारण क्या रहा है? आग का कारण क्या बताएं, हम तो लोग चले जाते हैं यहाँ से, पता नहीं, कोई रहता नहीं है शाम के टाइम में, तो पता नहीं कैसे, बता नहीं सकते कैसे लगी है आग, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ है, 1400-1500 क्रेट मेरी जल गई। कुछ माल अंदर जो बचा था आज वो सब जल गया, जो खाते वाते थे वो सब जल गया अंदर। कितनी दुकानों में आग लगी? 3 दुकानों में आग बढ़ चुकी है अंदर, सबसे ज्यादा मेरी में ही गई है। अगली खबर, गाजियाबाद के लोनी में 22 वर्षीय युवक को घर से बुलाकर चाकुओं से गोदकर मार दिया गया। मृतक सैलून की दुकान पर काम करता था और अशोक विहार के आशियाना सिटी में रहता था। आरोप है कि मलिक सिटी मजार के पास पहले मारपीट की गई, फिर ताबड़तोड़ 7 वार कर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि 2025 में यूनुस हत्या केस में तस्लीम का नाम आया था, जो जमानत पर बाहर था। उसी का बदला लेने के लिए कत्ल किया गया। पिता का कहना है कि 1 महीने पहले हत्यारोपी फैसल ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर टीमें गठित कर दी गई हैं। बस यहाँ से घर से बुला के ले गए उसे। किस समय की बात थी? ये तकरीबन 8:15 की रात को। बजी में उसे छोड़ चला गया था, फिर मैं चला गया था बहन के यहाँ। अच्छा, तो मुझे तकरीबन 9 बजे करीब पता लगा फिर ऐसे ऐसे उसके साथ वारदात होगी। क्या किस चीज़ से हत्या की थी उसकी? छुरी से। छुरी मार कर। पुलिस को आपने शिकायत दी है जी? क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन लोग थे हत्या करने वाले? हत्या करने में 4 लड़के थे। तो बस गाड़ी कहीं पर गए थे और कहीं पर जाकर गाड़ी खड़ी कर छब्बी देकर गए थे नीचे से नीचे, और उनका फ़ोन आकर इधर को स्कूल कर दिया, कोई उधर को लेकर हाथ डालकर पता ना कौन था उसको ले गया। वादी द्वारा थाना लोनी पर सूचना दी गई कि उनके पुत्र तस्लीम उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी आशियाना सिटी, चौकी अशोक विहार, थाना लोनी को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तथा एक टीम को अस्पताल भेजकर 100 को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।